नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अफ्स्पा के बारे में कानूनी जानकारी आज आपको देंगे। उग्रवाद और अलगाववाद से जूझ रहे राज्यों में वर्ष 1958 में यह कानून लागू किया गया था। इन अशांत राज्यों में शांति बहाली के उद्देश्य से 22 मई 1958 में इसे अमल में लाया गया था, जिसके तहत सुरक्षा बलों को कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत किसी भौगोलिक क्षेत्र को अशांत घोषित किया जा सकता है और वहां शांति कायम करने के लिए सशस्त्र सेनाओं को असीमित अधिकार दिए जा सकते हैं। इन क्षेत्रों में स्थिति अशांत और चिंताजनक होने पर यह कानून प्रासंगिक हो जाता है। हालांकि अक्सर इस कानून का विरोध होता रहा है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्ते सर। तो आप इस मसले पर आज ज्यादा जानकारी देने वाले हैं। अगर इस विषय से संबंधित आपका भी कोई कानूनी सवाल है, कोई कानूनी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल करें। 012061279337 और 012061279338। सर, सबसे पहले तो हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम अफ्स्पा क्या है? देखिए, अफ्स्पा के बारे में अभी आपने ऋषु जी बताया जी कि सबसे पहले 1958 में से पास किया गया था। वास्तव में ये तो स्वतंत्रता के बाद 1958 में हुआ। इसका इतिहास थोड़ा और भी पुराना है। पुराना ये है 1942 में जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया आंदोलन शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, तब उस समय भारत के जो लॉर्ड माउंटबेटन लॉर्ड हो गए थे, पहले तो वायसराय होते थे ना, तो वो उन्होंने लॉर्ड लिनथगो उन्होंने लागू किया था यहाँ पर कि एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसमें सेना को ऐसा अधिकार दिया जाएगा जिसके तहत वो कहीं भी जहाँ उग्रवाद फैला हो या तमाम से ऐसी स्थिति शांति के क्षेत्र हो, वहां पर उनको पूरा विशेषाधिकार दिया गया था। इसी नाते आपने देखा वो चौरी चौरा कांड हुआ था, बहुत सारे ऐसे कांड हुए थे जिस समय फिर पुलिस को एक विशेषाधिकार दे दिया गया था कि वो जहाँ चाहे वहाँ सर्च करें और जैसा चाहे वैसा कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए काम करें। लेकिन 1958 की स्थिति थोड़ा सा उससे अच्छी है। उसमें ये भी देखा गया कि उन्हीं क्षेत्रों में जहां पर कि एकदम उग्रवाद बहुत चरम सीमा पहुंच चुका हो, जहां पर आए दिन लोगों को अपहरण कर लिया जाता हो, हत्या कर दी जाती हो, पुलिस को वहां कोई काम न करने दिया जाता हो, सरकारी कर्मचारियों को कोई काम न करने दिया जाता हो, ऐसी स्थिति में अफ्स्पा को लाया गया। उसके तहत पार्लियामेंट ने ये पास किया कि इनको एक विशेषाधिकार प्राप्त हुआ कि ये जब चाहे किसी का सर्च एंड सीजर ऑपरेशन करें, वहां पर खोजबीन करके पता लगा सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकते हैं, बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है, और जरूरत पड़ती है तो शूट टू किल, माने वो चाहे तो गोली चला करके ऐसे व्यक्ति को मार भी सकते हैं जो ऐसा काम कर रहा है, अशांति उत्पन्न करने में अपनी भूमिका निभा रहा हो। तो ये तो मुख्य उद्देश्य था उस समय का, और वो कानून में समय समय पर थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जरूर होता रहा है, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है कि अशांति से और उग्रवाद से, एक्सट्रीम उग्रवाद से निपटने के लिए ही अफ्स्पा कानून का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए रखा गया है। जी सर, आपने पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून है। जी सर, आपने इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हमारे दर्शकों को यहाँ पर बताया, और इस बीच में आप इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर भी चर्चा कर रहे थे, तो थोड़ा उस पर और प्रकाश डालिए ताकि दर्शक इसको आसानी से समझ सकें। देखिए, इसका उद्देश्य, जैसे सबसे पहले इसकी शुरुआत तो आप देखेंगे पूर्वोत्तर के राज्यों में हुई। वहां पर क्या होता था
कि आए दिन सरकारी कर्मचारियों का अपहरण कर लिया जाता था, पुलिस और सेना के लोगों को मार दिया जाता था। और आपको ये मालूम हुआ कि सेना के 9 जवानों को एक बार मार दिया गया था। असम में भी इस चीज को एक्ट को लागू किया गया। जब असम आंदोलन शुरू किया गया था तो असम आंदोलन के समय ये जो असम गणराज्य परिषद के लोग थे वो जब चाहते थे किसी व्यापारी का अपहरण कर लेते थे, उनसे लूटपाट करते थे। वहां पर लड़कियों का रहना दूभर हो गया था। ऐसी स्थिति में ही यह अधिकार दिया गया कि ये डिस्टर्ब एरिया क्षेत्र है, ये बहुत ही अशांत क्षेत्र है और यहाँ पर ऐसी स्थिति को सामान्य तरीके से नहीं निपटा जा सकता है जब तक पुलिस को अधिकार न दिया जा सके। पहले लोगों ने इस चीज का बवाल जरूर उठाया था कि नहीं, अशांत क्षेत्र में पुलिस को इतना अधिकार नहीं दे दिया जाना चाहिए कि वो जब चाहे तब किसी को उठा ले जाए, जब चाहे वो किसी को गोली मार दिया जाए। लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना होगा कि पुलिस को यह अधिकार या सेना को यह अधिकार उसी स्थिति में दिया गया है जब वो ये समझ लें कि सामान्य तरीके से शांति नहीं बहाल की जा सकती है, तब ये उसका उपयोग करें और उसी स्थिति में ऐसा देखें कि हमको ये विशेष अधिकार मिला हुआ है कि हम बिना वारंट के किसी की गिरफ्तारी कर सकते हैं और जरूरत पड़ती है और कोई अशांति फैलाता है तो उसको गोली भी मारी जा सकती है। 5 लोगों को एक साथ एक समय पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा सकता है। ये चीज इसके पीछे खास तौर पर रखी गई है और इसी का ये उद्देश्य रहा है। हालांकि इसकी काफी समय समय पर बहुत आलोचना भी हुई है और आलोचना के साथ साथ लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की है, क्योंकि अगर अधिकार ह्यूमन राइट्स का है, मानवाधिकार अगर आपका भी है, तो सेना के कर्मचारियों का और जो एक सेना का आदमी, केरल का आदमी असम में ड्यूटी कर रहा है, जो पुलिस का सेना में काम कर रहा है, वो ऐसे वहाँ मौज मस्ती के लिए तो गया नहीं है। वो उसके साथ एक जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए वो वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये अधिकार किसी को नहीं दे दिया जाता है कि उसकी जान ले ले और उस पर गोली चला करके उसकी हत्या कर दे। तो इसीलिए इस चीज को लागू किया गया और ये कानून बनाया गया 1958 में, जो समय समय पर इसका कई बार छोटा छोटा संशोधन भी किए गए हैं और कई राज्यों में अलग अलग ढंग से, जैसे जम्मू कश्मीर में किया गया, जैसे ये असम नागालैंड का, मणिपुर का खास तौर पर एक्ट हुआ। ये इस चीज को देखा गया कि तमाम नागा विद्रोही हुए थे और वो चुनाव का ही बहिष्कार कर देते थे, कहते थे कि जो कोई चुनाव में भाग लेगा हम उसकी हत्या कर देंगे। चुनाव भी नहीं होने पाया था। और एक आपको ये कहानी बताएं, पूरी तो इस चीज को जानते होंगे, इरोम शर्मिला का नाम तो सुना ही होगा। वो सन 2000 से बैठ गई थी अनशन पर और बिना खाना पीना खाए वो कहती थी कि हम नहीं करेंगे जब तक आफ्ता को हटाया नहीं जाएगा। बाद में 2016 में उन्होंने अनशन तोड़ा था और अनशन तोड़ने के बाद एक बार वो चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उनको कोई जनसमर्थन नहीं प्राप्त था और वो उनकी जमानत भी जब्त हो गई। इससे ये लगता है कि जनता में इसकी स्वीकार्यता थी और लोग ये मान के चलते थे कि अगर स्पेशल पावर नहीं दिए जाएंगे पुलिस को या आर्म फोर्सेस को तो निश्चित रूप से उनकी जिंदगी ही दुरूह हो जाएगी और इस दुरूह जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए ही इसको उपयोग किया जाना चाहिए। जी सर, आपने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला और इस दौरान आपने पुलिस की शक्तियों, इसके साथ ही सशस्त्र बलों की जो शक्तियां हैं उसको लेकर भी आपने यहाँ पर हमारे दर्शकों को बताया। सर, इसी से संबंधित एक और सवाल आपसे, सर, जहां आफ्स्पा लागू होता है वहां सशस्त्र बलों के अधिकारियों को क्योंकि जबरदस्त शक्तियां दी जाती हैं, और कौन कौन सी वो शक्तियां हैं जो दी जाती हैं अधिकारियों को? देखिए, ऐसी शक्तियां अगर न दी जाए, मान लीजिए सड़कों पर चलते हुए एकाएक फायरिंग शुरू हो गई, या जैसे छत्तीसगढ़ में अभी आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में अचानक फायरिंग शुरू कर दिया था। अभी तो कल ही के चुनाव में आपने देखा होगा एक जवान की हत्या हो गई। उसके पहले भी आप देख रहे होंगे कि 27-28 नेताओं की हत्या हो गई, रास्ते में चलते हुए उनको एम्बुश किया गया और उनको पकड़ के धाए गोली चला करके और मार डाला गया। अगर ये शक्तियां उनको प्रदान न की जाएं और उनको ये लगे कि हमको इस चीज के लिए गोली चलाने के लिए अधिकार लेना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट तो रात में सोया हुआ है और वो गोली चलाने के लिए इस चीज को देखने लगेंगे तो हो चुका। जम्मू कश्मीर की स्थिति को भी आप देखिए कि यहाँ पर अगर ये स्थिति के लिए कि जनता, वहां पर पुलिस खड़ी हुई है
पहरेदारी के लिए, जनता के लिए पुलिस माने आर्म फोर्सेस खड़े हुए हैं। और वहां पर उनको ये कहा है कि अगर आपको गोली चलाने की स्थिति आई है तो आप पहले मजिस्ट्रेट से अधिकार लीजिए, मजिस्ट्रेट से परमिशन लीजिए। ऐसी सामान्य स्थितियों में तो किया जा सकता है, लेकिन आए दिन जहां आतंकवादी हमला कर देते हों, आए दिन जहां उग्रवादी किसी को कुछ समझते नहीं हो, आए दिन जहां वो उग्रवादी कहते हो कि कानून उनकी नोक पर है, कानून को वो मानते ही नहीं, उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, ऐसे में उनको स्पेशल पावर एक्ट में ही स्पेशल पावर दी जाती है। और इस स्पेशल पावर का पुलिस को और आर्म फोर्सेस को पूरा अधिकार होता है कि उसके तहत आर्म फोर्सेस वास्तव में असम में जैसे हुआ था या जम्मू कश्मीर में ये स्थिति आई थी कि वहां पुलिस को भी अधिकार नहीं था। वहां अधिकार केवल आर्म फोर्सेस माने सेना को ही अधिकार दिया गया था कि सेना इस चीज को देखेगी कि कहां पर कौन लोग गड़बड़ कर रहे हैं, कौन लोग उत्पात मचा रहे हैं, कौन लोग व्यापारियों की हत्या कर दे रहे हैं, कौन लोग सरकारी कर्मचारियों की हत्या कर दे रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो हत्या और बलात्कार में जुड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को बिना किसी सर्च वारंट के जरूरत पड़ती है तो उनकी गोली चला दी जाए, यही विशेष अधिकार उनको प्राप्त है। सर, कई और चीजें हैं जो हम आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि कई ऐसे बिंदु हैं जिनको आप बड़े अच्छे से दर्शकों को समझा चुके हैं। सर, भारतीय संसद ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए आफ्स्पा के तहत 3 अलग अलग अधिनियमों को अधिनियमित किया है। असम और मणिपुर, पंजाब और चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर। इनके खास प्रावधानों के बारे में भी आपसे हम समझना चाहेंगे। देखिए, आपने ये 3 कहा है, वास्तव में एक और त्रिपुरा का भी था उसमें, चौथा भी था, लेकिन त्रिपुरा को बाद में विड्रा कर लिया गया। और ये असम मणिपुर के जो बात कर रही हैं, ये असम मणिपुर को तो साथ में कर दिया गया, मणिपुर के कुछ जिलों को अब छोड़ दिया गया है। मणिपुर की स्थिति के बारे में तो आप ये देखिए कि अभी भी स्थितियां हुई थी कि बहुत सारी महिलाओं ने एक प्रदर्शन किया था, उन्होंने कहा था कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन वह हटाने के पीछे जो डिमांड की गई थी उसमें उन्हीं उग्रवादियों का हाथ था जो आए दिन दो कम्युनिटीज हैं, चिकू और मैती कम्युनिटी, और इनके बीच में, दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता है। कभी वो उकसा के कर देते, कभी इस चीज को उकसाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि आम जनता इस चीज को देखती है कि कहाँ कौन उकसा रहा है और किसके उकसाने पर वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही तीनों में ये रखा गया है कि आपको ये बेसिक चीज तीनों के अंतर्गत एक ही है। जैसे यहाँ पर पंजाब में क्या स्थिति थी? पंजाब में ये थी कि आतंकवादी आते थे, रात में बस से लोगों को उतार के और उनकी हत्या कर देते थे। हम लोगों ने इस चीज को देखा है और 1980 से 90 के दशक के दौरान आए दिन वहां पर आतंकवादी, हर अखबार की लीड होती थी कि आतंकवादियों ने इतने लोगों को भून दिया, इतने लोगों को मार दिया। तो इस चीज को ये ध्यान में रख के ही आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर दिया गया। ये तो असम की बात हुई, ये चंडीगढ़ की बात हुई। ये बात, यही चीज असम गणराज्य परिषद का जब आंदोलन चला था 1980 के दौरान, तो असम का उसी में असम, नागालैंड को भी रखा गया था और इनको यह ध्यान में रखा गया था कि इस चीज को, तो सब में कुल मिलाकर के इन एसेंस जिसको आप कहेंगे सार में यही है कि तीनों जगहों पर एक ही चीज को रखा गया था कि यह ध्यान दें कि अशांति को कैसे शांति में बदला जाए और जरूरत पड़े तो शक्ति का उपयोग करके और शांति बहाल की जाए। तीनों जगहों पर यही उद्देश्य था। त्रिपुरा में भी इस चीज को लागू किया गया था, फिर बाद में त्रिपुरा को विड्रा कर लिया गया। और कई में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में तो कुछ स्टेशन पर पुलिस स्टेशन में रखा गया था इसी असम के तहत ही, और फिर वहां से अब विड्रा कर लिया गया। तो आज की स्थिति अब रह गई है कि कुछ ही क्षेत्रों में अब ये रह गया है, बाकी जगहों पर ये अब खत्म। के बारे में कानूनी जानकारी हमें दे रहे हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। अगर इस विषय से संबंधित कोई कानूनी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप भी हमारे कार्यक्रम में कॉल कर सकते हैं। सर, हमारे तमाम दर्शकों को ये भी समझाएं कि अशांत क्षेत्र को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। देखिए, खासतौर पर जो अशांत क्षेत्र कहते हैं, डिस्टर्ब एरिया एक्ट उसमें लागू होता है। डिस्टर्ब एरिया में आए दिन, जैसे आपने जम्मू 3 का उदाहरण दिया था ना, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़
और असम का एरिया, ये तीनों जगहों पर अशांत क्षेत्र का मतलब है जहां पर सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं चल पा रही है, जहां पर हमारी रिट नहीं चल पा रही हो, कि जहां पर पुलिस की बात को नहीं माना जा रहा हो, जहां पर सरकारी कर्मचारियों की बात को नहीं माना जा रहा हो, जहां पर लोगों का आना जाना दूर हो रहा है, दुश्वार हो जा रहा हो, जहां पर रोटी बेटी की सुरक्षा नहीं हो पा रही हो, ऐसे क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र माना जाता है। अब जम्मू कश्मीर में पहले क्या होता था, लोग जाते थे पिकनिक के लिए, लोग वहां जाते थे कि अपने मन को शांत रखेंगे, वहां डल लेक में घूमते थे। स्थिति ये हो गई कि वहां पर जाने वाले का ये हो गया कि वो उसको जब चाहे जहां कोई आता था वो मार देता था, जान से मार देता था, वो असुरक्षित हो जाता था, जीवन पूरी तरह से असुरक्षित था। यही हालत पंजाब और चंडीगढ़ में हो गई थी, यही हालत असम में हो गई थी, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है कि डिस्टर्ब एरिया का मतलब है कि वह अशांत क्षेत्र है, वो डिस्टर्ब एरिया एक्ट वहीं पर लागू किया जाता है और वो उसको ध्यान में रखा जाता है कि इस डिस्टर्बेंस को कैसे खत्म किया जाए। जहां एक्सट्रीमिज्म जो है, उग्रवाद फैल चुका है, जहां आतंकवाद फैल चुका है, इस आतंकवाद के कारण लोगों का जीवन दूभर हो चुका है, लोग कायदे से रह नहीं सकते हैं, उनका रहना दुश्वार हो गया है। तो ऐसे क्षेत्र को ही ध्यान में रख करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस रिपोर्ट के बाद ही इसको तय किया जाता है कि इसको डिस्टर्ब एरिया क्षेत्र घोषित किया जाए या न घोषित किया जाए, यही इसका उद्देश्य है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अशांत क्षेत्र अधिनियम DAA क्या है सर? हाँ, अशांत क्षेत्र अधिनियम DAA, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट, ये बने अशांत क्षेत्र अधिनियम जिसको कहते हैं, ये आफ्सा का ही एक छोटा भाई है, जिसको आप कह रही है ना, वहाँ आर्मी को पूरा अधिकार दिया जाता है कि जैसे चाहे वो डील करे शांति बहाल करने के लिए। तो आफ्सा का छोटा भाई या आफ्सा अगर बड़ी बहन है तो ये छोटी बहन हुई DAA। तो ये दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों का वही आप समझ लीजिए कि क्लोन एक ही है, दोनों की स्थिति एक ही है कि डिस्टर्ब एरिया में ही आफ्सा को लागू किया जाता है, डिस्टर्ब एरिया में ही डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू किया जाता है। बस दोनों में खास अंतर यह है कि आफ्सा का ये लोकसभा से पास किया जाता है, यानी पार्लियामेंट किसको पास करती है, और इसको वहां के गवर्नर को अधिकार दे दिया जाता है कि जैसे चाहे उपयोग करें। लेकिन DAA का उपयोग राज्य सरकारें कर सकती हैं। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर इसकी सूचना दे देता है तो राज्य सरकार को पूरी तरह से अधिकार है कि वो DAA या शांत क्षेत्र को उसको लागू करे और वहां पर शांति बहाल करने का उपाय करे। तो दोनों में एक ही अंतर हुआ, ये डिग्री का अंतर हुआ। आफ्सा जो है सेना को अधिकार देता है और DAA जो है पुलिस को अधिकार देता है। आफ्सा पार्लियामेंट से पास होता है और DAA उस स्टेट असेंबली नहीं, वहां की राज्य सरकार को ये पूरा अधिकार देते हैं कि वो जिस ढंग से चाहें इसको लागू कराएं और शांति को बहाल करें। जी सर, आपने ये भी समझाया कि अफ्स्पा से DDA कितना अलग है। इसके साथ ही सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि नागा पीपुल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश थे? देखिए, ये एक ऐतिहासिक, जिसको लैंडमार्क जजमेंट बोलते हैं, ऐतिहासिक फैसला हुआ था। यह आज का फैसला नहीं, ये बहुत पुराना फैसला है और जस्टिस खंसारिया ने इस फैसले को दिया था। इसमें यह कहा गया था, लोगों के आरोप लगाए गए थे कि देखिए कई बार पुलिस जो है, ये आर्मी जो है, ये अतिरंजना में चली जाती है और अतिरेक करने लगती है, उनमें लोगों के जीवन में बहाली, सुख में ले आने के सुख की समृद्धि के स्थिति लौटाने के बजाय ये आर्मी अपना इतना एक तरह से रनिंग अमक जिसको कहते हैं कि ये बिना हो जाती है, इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रह जाता है और बिना जंजीर के हो जाती है कि जैसे चाहती है वैसे जनता को उपयोग। आप देखते होंगे कि आर्मी के कारण, आर्मी के ऊपर जम्मू कश्मीर में भी और असम में भी और ये यहाँ पंजाब में भी ये लगा कि ये मान के चलते हैं कि वहाँ की महिलाओं के साथ जैसे चाहेंगे दुर्व्यवहार करेंगे, हत्या और बलात्कार की घटनाओं को, क्योंकि इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, ये बेलगाम हो जाते हैं। तो इसी के लिए उस समय ये मुकदमा किया गया था और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज पर विचार किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आपका ये एक्ट लाया गया है, ये आफ्सा एक्ट लाया गया है जिससे कि आप वहां पर शांति को बहाल करें, लेकिन आप खुद अशांत हो जाएं।
आप रात में चलते जा रहे हैं, किसी के घर में आप सर्च सीजर के नाम पर किसी की महिला के साथ दुर्व्यवहार करने लग जाए, तो ये तो शांति का क्या मतलब हो गया? आप तो खुद अशांति फैला दे रहे हैं। तो इसी नाते सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी किया कि ऐसी स्थिति में आपको पूरी तरह से ये ध्यान में रखना होगा कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स चाहे उनके हों चाहे आपके हों, अगर वो आपके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, जिसके कारण आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप उनके ऊपर गोली चला सकते हैं और उनको मार सकते हैं, तो आपको भी उनके ह्यूमन राइट्स का अधिकार का पालन करना पड़ेगा। उनको भी ये नहीं कि जहां मन में आया वहां गोली चला दिया, जहां मन में आया जिस औरत को चाह पकड़ लिया, ये आप नहीं कर सकते हैं। यही खास उद्देश्य था। वह कानून जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो 2 जज का फैसला था, जस्टिस संगमा और जस्टिस हंसरारिया, और ये फैसला बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था। और उस फैसले को आज तक लोगों से कोट करते हैं और कहते हैं कि नहीं, उस फैसले के अनुसार ही आर्म फोर्सेस को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। जी सर, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बारे में आपने यहाँ पर बताया। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि सरकार ने अफ्स्पा की समीक्षा के लिए जीवन रेड्डी आयोग की स्थापना की, इसकी क्या कुछ सिफारिश थी, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। जी, वो उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में ही, उसी के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने ये जीवन रेड्डी कमीशन, जीवन रेड्डी भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। जीवन रेड्डी ने वो उसमें रिकमेंडेशन किया था। जीवन रेड्डी कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिया सरकार को? जीवन रेड्डी ने सरकार को ये एक रिकमेंड किया, ये सिफारिश की कि इसकी समय समय पर आप इसकी उसका ऑब्जर्वेशन करिए, इसके बारे में आप ध्यान दीजिए कि क्या ये जरूरी रह गया है कि नहीं रह गया है। इसी के जो प्रतिवेदन के अनुरूप, इसी की सिफारिश के कारण ही कई जगहों से आफ्सा एक्ट को हटा दिया गया। तो ये इसका हुआ। और दूसरी चीज ये है कि ये इनको, पुलिस को पूरी तरह से, आर्मी को ये पूरी ट्रेनिंग दी जाए कि ह्यूमन राइट्स का वो पूरी तरह से पालन करें और कहीं भी वायलेशन न होने दें। अगर उनकी तरफ से वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए ये अपने शक्तियों का प्रयोग करें। लेकिन और एक खास चीज और भी जीवन रेड्डी ने कहा कि आप इसको जहां जरूरत पड़े उसको रिपील कर दीजिए, माने खत्म कर दीजिए। और दूसरी चीज ये उन्होंने कहा कि इस एक्ट को यूएपीए एक्ट में, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इसको शामिल कर दीजिए। और इस एक्ट को आप मत रखिए, कई जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज हो रही हैं, जहां पर ऐसी कर्म हो रहे हैं, उनके साथ इसको मिला करके ही आप इसका प्रयोग करिए। और ध्यान में रखिए कि देखिए कि आर्मी का डिप्लॉयमेंट कहाँ हो सकता है, कब आर्मी फायर कर सकती है। आर्मी को खुद इसकी समालोचना करनी चाहिए। आर्मी इसका समय समय पर खुद अपनी बात को देखे और इसको करे। ये खास तौर पर जीवन रेड्डी आयोग ने बताया था और जीवन रेड्डी आयोग को सरकार ने समय समय पर इसका अनुपालन भी किया है। जी सर, अफ्स्पा के बारे में इतनी सरल भाषा में तमाम दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे विशेष कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।